लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ की यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्जर यूनिट्स, हम लेंथ को मेजर करने के लिए जो जो यूज़ करते हैं इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम मास एंड टाइम की यूनिट्स का टाइम्स की यूनिट को देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी यूनिट मास और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, मास के लिए, किसी बॉडी के मास को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले फॉर हैवी मासेस, अगर हमारे पास मास बहुत बड़ा है, जैसे कि डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनका मास अगर हमने मेजर करना है तो हम किलोग्राम यूनिट का यूज़ करते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। जनरली हम किलोग्राम में किसी बॉडी का मास मेजर करते हैं। या फिर इसके अलावा हम टन यूनिट यूज़ करते हैं, 1 टन, और यह इसको 1 मेट्रिक टन भी कहते हैं। 1 टन और 1 मेट्रिक टन ये इक्वल टू होता है 1000 kg के इक्वल। तो 1000 kg के मास का नाम क्या रखा है, 1 मेट्रिक टन या 1 टन। ऐसे हम यूज़ करते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल होता है 100 kg का मास। 100 kg के मास को हम क्या नाम देते हैं, 1 क्विंटल। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं 1 स्लग। स्लग भी एक यूनिट है जो मास के लिए यूज़ की जाती है। 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.57 kg के बराबर। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं 1 पाउंड। पाउंड भी मास की यूनिट है। इसका सिंबल होता है LB, स्मॉल l स्मॉल b। 1 पाउंड ये इक्वल टू होता है 0.4536 kg के बराबर। तो ये हमारे पास मास की जनरल यूनिट्स हैं जो यूज़ होती हैं डेली लाइफ में। किसी बॉडी का मास हम kg में बता सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा बड़ा मास है टन में या क्विंटल में बता सकते हैं। किसी चीज़ का मास हम स्लग में बता सकते हैं या पाउंड में बता सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए कि किस में कितने kg के इक्वल मास होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट मास की, मास को मेजर करने की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, मास को मेजर करने की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करी जाती है, जनरली ये हेवनली बॉडीज़ के लिए यूज करी जाती है यूनिट, ये यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, इसको कहते हैं CSL। तो ये मास, लार्ज मास, हेवनली बॉडीज़ का जो मास होता है, किसी प्लेनेट का मास, उनके मास को मेजर करने की जो लार्जेस्ट हमारे पास यूनिट है वो है चंद्रशेखर लिमिट। CSL से इसको डिनोट किया जाता है। और 1 CSL बराबर होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स, इतना बड़ा मास, उसको हम 1 CSL कहते हैं। सन का मास कितना होता है, अप्रॉक्स 2 × 10⁻30 kg। तो उसका 1.4 टाइम्स जो मास होगा, उस मास को हम 1 CSL कहते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिकली लार्जेस्ट यूनिट है मास को मेजर करने के लिए। अब हम स्मॉलर यूनिट्स को देखते हैं। ये तो हैवी मास के लिए था। फॉर स्मॉलर मास, स्मॉलर मास के लिए हम मिलीग्राम यूज़ करते हैं जनरली। 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम के बराबर। तो हम किसी बॉडी का मास मिलीग्राम में ऐसे जनरली डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हम सेंटीग्राम यूज़ कर सकते हैं 10⁻² ग्राम। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मास की हम यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास,
जिसमें कि एटम का मास होता है, एटम या न्यूक्लियस का जो मास होता है। एटम और न्यूक्लियस बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है। बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर हमारे पास है तो उसके मास को हम केजी में मेजर नहीं करते हैं। उसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको डिनोट करते हैं AMU या सिर्फ U से, स्मॉल u। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मास को मेजर करने की कौन सी है? एटॉमिक मास यूनिट AMU या U। इसमें किसका मास मेजर किया जाता है? एटम्स का या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। तो 1 AMU में कितना kg होता है? 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 10 की पावर -27 kg, इतना छोटा मास, उसको हम कहते हैं 1 AMU। तो 1 AMU ये हमारे पास मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, मास की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है AMU। इसके अलावा हम मास के लिए कैरेट एक यूनिट आती है, कैरेट यूज करते हैं। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम के बराबर। 200 मिलीग्राम के मास को हम क्या कहते हैं? 1 कैरेट भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मास की जो जनरली यूनिट्स यूज़ की जाती हैं ये थी, और ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइम की यूनिट्स के लिए। तो थोड़ा बहुत टाइम की यूनिट जो जनरली हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो टाइम की जो ऐसा यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? सेकेंड। टाइम की जो ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं वो क्या है? सेकेंड। तो टाइम को सेकेंड में या फिर हम आवर्स में या डेज में, ईयर में, ऐसे हम बता सकते हैं। ये सारी यूनिट हम डेली लाइफ में किसके लिए यूज़ करते हैं? टाइम के लिए। अब टाइम को मेज़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्लॉक की। तो क्लॉक की हेल्प से हम टाइम मेज़र कर सकते हैं। तो टाइम क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक का मतलब ऐसा कोई फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई फिनोमिना अपने आप को रिपीट करता है तो वो क्लॉक के जैसे बिहेव करता है, मतलब हम उससे टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 365.25 डेज़ का समय लेती है। तो हर 365 डेज़ या 365.25 डेज़ के बाद अर्थ अपने रिवॉल्यूशन को रिपीट कर रही है। बार बार अर्थ रिवॉल्व करते जा रही है और टाइम कितना ले रही है? एक रिवॉल्यूशन में 365.25 डेज। तो जब अर्थ ने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो हम समझ गए कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। फिर अर्थ ने दूसरा चक्कर लगाया, 2 ईयर कंप्लीट हो गया, और हर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365.25 डेज का समय लगता है। तो ये अर्थ अपने मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो हम इस मोशन का यूज़ कर सकते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। या फिर अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का समय लेती है, 23 आवर्स 56 मिनट के आसपास। हर 23 आवर्स 56 मिनट में अर्थ अपने रोटेशन में दोबारा अपने रोटेशन को रिपीट करती है। तो अर्थ जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, अपनी एक्सिस में एक रोटेशन कंप्लीट कर चुकी है अर्थ, तो हम बोलते हैं कि कितना समय पास हो गया है? 24 आवर्स। फिर 24 आवर्स के बाद अर्थ अपने रोटेशन को दोबारा रिपीट करती है। तो 2 रोटेशन के बाद हम क्या बोलेंगे? कितना टाइम पास हो गया? 48 आवर्स। तो अर्थ के रोटेशन ने अपने मोशन को क्या किया? रिपीट किया। तो इस फिनोमिना का यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं? टाइम को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। या फिर ह्यूमन हार्ट, ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट इज़ इनबिल्ट क्लॉक।
ह्यूमन हार्ट अपने आप में क्या है, क्लॉक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बीट करता है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ह्यूमन हार्ट बीट करता है। तो ये फिनोमिना भी किसके लिए यूज किया जा सकता है, टाइम को मेजर करने के लिए। तो क्लॉक बेसिकली क्या है, क्लॉक हर वो फिनोमिना जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है वो एक क्लॉक के जैसे बिहेव कर सकता है। तो टाइम के लिए एवरी फिनोमिना which repeats itself after a fixed time interval, fixed time interval can behave as a clock। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ इन इट्स एक्सिस, या ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट को इनबिल्ट क्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो भी क्या करता है, एक फिक्स टाइम के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बीट्स को रिपीट करता है या बीट करता है। तो ये फिनोमिना हमारे पास क्लॉक के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन सपोज हमारे पास जो रिस्ट वॉच है, हम रिस्ट वॉच का यूज़ कर रहे हैं टाइम को मेजर करने के लिए। मान लो यहाँ पर 5 पर्सन है, पाँचों पर्सन को एक एक रिस्ट वॉच दी गई है और सबकी रिस्ट वॉच को एक ही टाइम पे स्टार्ट किया गया। मान लो सबकी रिस्ट वॉच को हमने 12:0:0 पे स्टार्ट किया। पांचों रिस्ट वॉच को हमने 12:0:0 पे स्टार्ट किया। ठीक, अब हमने उसी को मान लो 6 महीने के बाद देखा कि उन पांचों घड़ियों में क्या समय हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पांचों घड़ियाँ सेम समय बताएंगी 6 महीने के बाद भी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन घड़ियों में हो सकता है सेकंड्स में कुछ एरर आए, हो सकता है कोई घड़ी सेकंड्स में आगे चल रही हो, कोई घड़ी पीछे हो, मिनट्स की एरर भी हो सकती है। तो क्या होता है, जो भी हम क्लॉक यूज़ करते हैं इनमें थोड़ी बहुत एरर्स आते जाती हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। तो हमें एक ऐसी क्लॉक बिल्ड करनी होती है जो कि एक्यूरेट टाइम बताए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्यूरेट हम टाइम को मेज़र कर पाएँ, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, एरर कम से कम हो, हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसी क्लॉक चाहिए जिसमें एरर मिनिमाइज हो और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक हमें मिली उसको हम कहते हैं सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक, या हम इसको एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक। तो सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक ये क्या होता है, सीजियम 133 एटम, ये एटम है सीजियम का 133 एटम, इसके अंदर पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब इसके जो एटम्स होते हैं वो फिक्स टाइम के बाद वाइब्रेट करते हैं। किसके, सीजियम 133 जो एटम है इसके जो एटम्स होते हैं वो फिक्स टाइम के बाद वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब ये अपने मोशन को रिपीट करते हैं फिक्स टाइम के बाद। पीरियोडिक मतलब होता है अपने मोशन को रिपीट करना इन अ फिक्स टाइम। तो ये अपने वाइब्रेशंस को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं। तो ये जो सीजियम 133 एटम है इसका यूज़ किया जाता है सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक में, और ये सबसे एक्यूरेट क्लॉक है, एक्यूरेट क्लॉक है। इसमें जो एरर होती है वो बहुत कम एरर है। ये जो एरर इसकी होती है ये लगभग 3 माइक्रोसेकंड की होती है इन 1 ईयर, से भी कम, लेस देन 3 माइक्रोसेकंड इन 1 ईयर। सपोज अगर हमारे पास 5 पर्सन है, पाँचों को हमने सीजियम एटॉमिक क्लॉक दे दी, या 5 हमारे पास सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स का सेट है, उन सारी सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स को हमने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, फिर हमने 1 साल के बाद दोबारा चेक किया, तो उन सब के जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 3 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा। माइक्रोसेकंड का मतलब समझते हैं, 3 माइक्रोसेकंड मतलब 10⁻⁻⁶ सेकंड, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
तो एरर इतनी है या इससे कम है, मतलब एरर बहुत कम है, नेग्लिजिबल एरर है, तो इसलिए ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है ये सबसे एक्यूरेट क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक यूज़ करते हैं उस क्लॉक का नाम क्या है, तो उस क्लॉक का नाम सीजियम क्लॉक या उसको हम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है, सीजियम 133 एटम जो होता है इसके पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशंस का मतलब सीजियम के जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स टाइम के बाद वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन अपने रिपीट करते हैं, तो ये एक क्लॉक के जैसा बिहेव करता है और इसके वाइब्रेशन में जो एरर होती है वो बहुत कम होती है। मैंने बताया कि एक सेकंड में कितनी, एक ईयर में, एक साल में कितनी एरर आती है, 3 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड से भी कम एरर आती है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक होती है। ठीक है, अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको रेगुलेट कौन करता है, जो इंडिया का टाइम है स्टैंडर्ड टाइम उसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है इन न्यू दिल्ली, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली। तो ये जो लेबोरेटरी है ये क्या करती है, इंडियन टाइम को रेगुलेट करती है, इसको हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को NPL कहते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, NPL का। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज़ की जाती है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, तो वहाँ से वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मैनेज करते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या किसी भी टाइम को मैनेज करने के लिए 4 क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है, मिनिमम 4 सीजियम क्लॉक या 4 एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए, टाइम और उस टाइम की फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए मिनिमम कितनी एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है, 4 एटॉमिक क्लॉक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मिनिमम 4 एटॉमिक क्लॉक्स आर यूज्ड, 4 atomic clocks are used to regulate the frequency and time। टाइम और फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने के लिए मिनिमम 4 एटॉमिक क्लॉक्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये था टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है, टाइम को हम किसी क्लॉक से मेजर करते हैं, और क्लॉक क्या होती है, ऐसा हर फिनोमिना जो अपने आप को क्या करता है, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, वो एक क्लॉक के जैसे बिहेव करता है। जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन, अर्थ का रोटेशन, ह्यूमन हार्ट, ये सारी बातें। अब जो हम रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, हो सकता है उनमें एरर हो, अभी जो टाइम बजा हो सकता है कुछ सेकेंड्स का एरर सारी घड़ियों में हो, या मिनट्स का एरर भी होता है, जनरली हम देखते हैं। तो हमें एक एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक चाहिए। एक्यूरेट क्लॉक बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, सीजियम एटम का। तो सीजियम 133 एटम में जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, उसी से हमने सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक बनाई, जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक है। इसमें एक साल में 3 माइक्रोसेकेंड से भी कम की एरर होती है। टाइम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के पास है, जिसको हम NPL कहते हैं। और टाइम और फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए मिनिमम हमें कितनी एटॉमिक क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, 4 एटॉमिक क्लॉक्स हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारे पास मास और टाइम की यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी।